आज हम लेकर आए हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल का सबसे चर्चित कार्यक्रम आज का बड़ा मुद्दा। आज प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े सवाल पर। आज का मुद्दा केवल एक राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाला सवाल है। क्या बसपा, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एकता भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है? क्या मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस और अखिलेश यादव अगर एक मंच पर आ जाएं तो सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा? दोस्तों, आज सत्ता के गलियारों में एक ऐसी चर्चा हो रही है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ये संभावना कि बहुजन राजनीति, दलित पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कांग्रेस समर्थक मतदाता एकजुट हो जाएं, क्या वाकई भाजपा की चुनावी रणनीति को धराशायी कर सकती है? यह सवाल सिर्फ एक राजनीतिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसकी तेजी से चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट से लेकर मीडिया की बहसों तक हर जगह यही सवाल गूंज रहा है कि क्या ये गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है? इस चर्चा की जड़ें 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों में छिपी हैं। जब भाजपा को उत्तर प्रदेश में अपेक्षा से कम सीटें मिली और विपक्षी गठबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, तो राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावनाएं साफ दिखने लगीं। हाल के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा का दलित और ओबीसी समुदाय में समर्थन घटा है, जबकि विपक्षी दलों का प्रभाव बढ़ा है। यह सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव का संकेत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस नेता और सामाजिक चिंतक श्री राजेश कुमार सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखा है और समझा है। सबसे पहले मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ आ जाएं, तो क्या भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सकता है? देखिए, यह सवाल सिर्फ राजनीतिक गणित का नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरण का भी है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक 20% से अधिक है, पिछड़ा वर्ग 40% के आसपास है और मुस्लिम समुदाय लगभग 20% है। अगर इसमें असंतुष्ट सवर्ण वोट भी जुड़ जाए तो यह एक बहुत मजबूत गठबंधन बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गणित व्यावहारिक रूप से संभव है? इस गणित को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में जो पैटर्न देखा गया वो बहुत दिलचस्प था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 92% मुस्लिम वोट हासिल किया। इसके साथ ही 82% यादव मतदाताओं ने इस गठबंधन को वोट दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 56% गैर जाटव दलित मतदाताओं ने भी इंडिया गठबंधन का साथ दिया। ये दिखाता है कि जाति की रेखाएं धुंधली हो रही हैं और लोग विकल्प की तलाश में हैं। सिद्धार्थ जी, आइए पहले मायावती जी की भूमिका पर बात करते हैं। क्या बसपा अब भी किंग मेकर बन सकती है? हाल के वर्षों में बसपा का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन दलित राजनीति में मायावती जी का स्थान अभी भी महत्वपूर्ण है। 2012 के बाद से बसपा का वोट शेयर लगातार घटा है, लेकिन फिर भी दलित समुदाय में उनकी पकड़ है। क्या आपको लगता है कि मायावती जी अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए इस तरह के गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? मायावती जी की राजनीतिक यात्रा बेहद दिलचस्प रही है। उन्होंने 90 के दशक में जब दलित राजनीति की शुरुआत की थी तो वह एक क्रांतिकारी कदम था। तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा देकर उन्होंने सवर्ण राजनीति को चुनौती दी थी। लेकिन समय के साथ उनकी राजनीति में बदलाव आया है। अब वे एमबीसी दलित गठबंधन की बात करती हैं, जो पुराने मुस्लिम दलित गठबंधन से अलग है। उनका मानना है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और दलित मिलकर एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य यह है कि मायावती जी ने हाल ही में अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वे अब ब्राह्मण दलित गठबंधन की भी बात करती हैं, जो उनकी पुरानी राजनीति से बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि वे भी समझ रही हैं कि पुराने फॉर्मूले अब काम नहीं कर रहे। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए वे अपनी राजनीति को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। ये युवा नेता दलित राजनीति में एक नया चेहरा है। क्या नई पीढ़ी का नेतृत्व पुरानी राजनीति को चुनौती दे रहा है? आजाद समाज पार्टी का प्रभाव युवा दलित मतदाताओं पर बढ़ रहा है। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनावों में वे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई सीधे भाजपा से है।
लेकिन क्या ये रुख विधानसभा चुनावों में भी बना रहेगा? चंद्रशेखर आजाद की राजनीति मायावती जी से बिल्कुल अलग है। जहां मायावती जी की राजनीति में संस्थागत ढांचा है, वहीं आजाद की राजनीति में जमीनी आक्रामकता है। वे सीधे तौर पर भाजपा और उसकी नीतियों पर हमला करते हैं। उनका कहना है कि दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हाथरस कांड से लेकर लखीमपुर खीरी तक वे हर मुद्दे पर सामने आए हैं। युवा दलित मतदाताओं पर आजाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। खासकर शिक्षित दलित युवाओं में उनकी लोकप्रियता देखी जा सकती है। वे केवल मायावती जी की तरह चुनावी राजनीति नहीं करते, बल्कि सामाजिक आंदोलन भी चलाते हैं। उनकी भीम आर्मी ने दलित अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए हैं। ये नई पीढ़ी की राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय की बात करती है। सिद्धार्थ जी, अखिलेश यादव की रणनीति पर आपकी क्या राय है? गठबंधन राजनीति में समाजवादी पार्टी कितनी ईमानदार है? 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है। 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने साबित कर दिया है कि वे अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत ताकत है। लेकिन क्या वे अपने वोट बैंक को दूसरे दलों के साथ साझा करने को तैयार हैं? अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा भी बेहद दिलचस्प है। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें अनुभवहीन कहा गया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ का परिचय दिया है। 2017 में जब उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया था तो वो प्रयोग असफल रहा था, लेकिन उन्होंने उससे सीख ली है। 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने दिखाया है कि वे गठबंधन राजनीति को समझते हैं। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन की रणनीति अपनाई है। हाल के आंकड़ों के अनुसार 92% मुस्लिम और 82% यादव मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। इसके अलावा 56% गैर जाटव दलित मतदाताओं ने भी गठबंधन का साथ दिया। यह दिखाता है कि अखिलेश यादव की रणनीति काम कर रही है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे युवाओं से जुड़ाव रखते हैं। उनकी साइकिल यात्राएं और जनसंपर्क कार्यक्रम युवाओं में लोकप्रिय हैं। वे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी मजबूत है। ये आधुनिक राजनीति की जरूरत है जिसे वो समझते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि क्या वे अपने परंपरागत यादव वोट बैंक को बनाए रखते हुए दूसरे समुदायों तक पहुंच सकते हैं? समाजवादी पार्टी की राजनीति में यादव समुदाय का दबदबा रहा है। अगर वे गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें अपने कोर वोट बैंक को समझाना होगा कि यह गठबंधन उनके हित में है। अब आते हैं कांग्रेस की भूमिका पर। राष्ट्रीय बनाम प्रांतीय भूमिका में कांग्रेस की क्या स्थिति है? क्या कांग्रेस जोड़ने वाली कड़ी बन सकती है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार किया है। कांग्रेस के नेता अब दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दलित और ओबीसी वोट का एक हिस्सा वापस पाया है। कांग्रेस की भूमिका इस गठबंधन में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। एक तो वे राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिससे गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर वैधता मिलती है। दूसरे, उनके पास संसाधन है और राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में मौजूदगी गठबंधन को मजबूती दे सकती है। लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश में उनका संगठन कमजोर है, स्थानीय नेतृत्व की कमी है, कई पुराने नेता दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस को यह भी तय करना होगा कि वे इस गठबंधन में कितनी सीटों की मांग करेंगे। अगर वे ज्यादा मांग करेंगे तो दूसरी पार्टियां नाराज हो सकती हैं। कांग्रेस की एक और चुनौती यह है कि उन्हें अपनी राष्ट्रीय छवि और प्रांतीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर वे मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वे छोटी पार्टी हैं। यह संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। सिद्धांत जी, अब मैं आपसे कुछ तीखे सवाल पूछना चाहूंगा। क्या विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी आपसी अहंकार है? हमने देखा है कि अक्सर गठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर टूट जाते हैं। हर पार्टी अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग करती है। क्या यह अहंकार भाजपा के लिए फायदेमंद है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या उनका आपसी अहंकार रहा है। 2017 में जब बसपा और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था तो शुरुआत में लगा था कि यह गठबंधन भाजपा को कड़ी चुनौती देगा, लेकिन चुनाव के दौरान ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव देखने को मिला। मायावती जी और अखिलेश यादव के बीच व्यक्तिगत तालमेल की कमी साफ दिखी। इस अहंकार की जड़ें गहरी हैं। हर नेता अपने को सबसे बड़ा मानता है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद युवा नेता हैं और अपने को भविष्य का चेहरा मानते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है। इन सब के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं है।
दूसरा सवाल यह है कि क्या भाजपा को हराने के लिए विचारधारा से ज्यादा सीट शेयरिंग जरूरी है? राजनीति में व्यावहारिकता और सिद्धांत के बीच हमेशा संघर्ष होता है। क्या विपक्षी दल अपनी वैचारिक मतभेदों को भुलाकर सिर्फ भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो सकते हैं? ये सवाल और भी जटिल है। बसपा की राजनीति दलित अस्मिता पर आधारित है। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा का दावा करती है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। आजाद समाज पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। इन सब की विचारधाराओं में कुछ समानताएं हैं, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में अंतर भी हैं। सीट शेयरिंग की समस्या सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। अगर 4 पार्टियां गठबंधन करती हैं तो हर पार्टी को औसतन 100 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन हर पार्टी के मजबूत क्षेत्र अलग हैं। बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, समाजवादी पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी है, कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ अलग हैं। इन सब के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जनता बदलाव चाहती है या मजबूरी में विकल्प ढूंढ